नमल शहर के दूसरे हिस्से में कायम कसरे करतार की ऊंची खिड़कियों से बाहर सुबह का स्याह आसमान नजर आ रहा था। लाउंज की एक खिड़की के करीब कुर्सी पे नींदराज पैर छोटी मेज पे रखे नौशरवान रात वाले कपड़ों और बिखरे बालों में ताज़ा ताज़ा नींद से जगा मोबाइल पे लगा था। उंगली से स्क्रीन ऊपर नीचे करते बेजारी और सुस्ती से न्यूज़ फीड देखते वो एकदम ठहरा, ज़रा चौंका। सुस्ती गायब हुई, इत्तला मौसूल हुई थी। अलीशा करतार ने आपकी दोस्ती की दरख्वास्त कबूल कर ली है। नौशरवान ने ठोड़ी पे फ्रेंच दाढ़ी खिंचाई। एकदम अपना आप चौगत सा लगा। इस हरकत की वजह समझ नहीं आई, क्यों किया उसने ऐसा। कतूतियत का दूसरा दौरा पड़ने लगा तो अबरू इकट्ठे हुए। खफगी से अलीशा की प्रोफाइल खोली और दोस्ती ख़त्म करने के निशान को क्लिक करने ही लगा था कि अलीशा का पैगाम मौसूल हुआ। सुर्ख निशान उभरा। शेरू ने उसे दबाया। नौशरवान करतार, तुमने मुझे ऐड क्यों किया है? उसकी उंगलियां बिना सोचे समझे कीपैड पे चलने लगी। क्यों? क्या मैं तुम्हें ऐड नहीं कर सकता? क्या हम फैमिली नहीं हैं? साथ ही कंधे भी उचकाए थे। वाह, 25 साल बाद तुम्हें याद आ गया कि हम फैमिली हैं। अगर मेरी जगह हाशिम भाई ने तुम्हें ऐड किया होता तो तुम शायद किसी और तरह जवाब देती ना। हाशिम को मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हर महीने मुझे फ़ोन कर लेता है और वो मेरी फ़ीस भी अब अदा कर रहा है। इसके बदले में मुझे सिर्फ तुम्हारे ख़ानदान से दूर रहना है, इसलिए मुझे इसी तरह जवाब देना चाहिए। बाय। और वो ऑफलाइन हो गई। नौशरवान को गुस्सा नहीं आया, वो उसी तरह अजीब से एहसास में घिरा बैठा रहा। तभी बाहर हलचल की कैफियत महसूस हुई। वो चौंका और गर्दन मोड़ कर देखा। खिड़की के पार रुकती कारें, खुलते दरवाजे, आवाज़ें, तेज तेज घर की तरफ बढ़ता हाशिम, पीछे जवाहरात, सब दिखाई दे रहा था। शेरू ने एकदम जल्दी से फेसबुक बंद की और फ़ोन पॉकेट में गोया छुपाता उठा। हेलो भाई, आप जल्दी आ गए। हाशिम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो शेरू जबरन मुस्कुराता सामने आया। हाशिम संजीदा एक सपाट नज़र उस पर डालता तेज़ी से कंट्रोल रूम की तरफ चला गया। शेरू ने कदरे हैरत से उसे देखा, फिर पीछे आती मुस्तरब सी जवाहरात को। तभी फियोना सामने आई, अदब से हाथ बांधे मुस्कुराते हुए खुशामदीद कहा, खबर कहाँ है? जवाहरात ने उसी इस तरह से पूछा था। मिस्टर खावर को कल हाशिम साहब ने फ़ोन करके सिंध जाने का हुक्म दिया था। वहाँ प्लांट पे कुछ काम था, वालपन वो 3 रोज़ में आ पाएगा। अच्छा। जवाहरात आधी बात अनसुनी करती हाशिम के पीछे गई। फियोना तो असर लिए बिना खाना लगाने का हुक्म देने किचन की तरफ चली गई। अलबत्ता नौशरवान कदरे अचंभे कदरे खफगी से माँ के पीछे आया। आप लोगों का मूड क्यों ख़राब है? कंट्रोल रूम के दरवाजे पे आया तो अगले अल्फाज मुंह में रह गए। हाशिम मुख्तलिफ दराज और खाने खोल कर तलाश कर रहा था। जवाहरात उसके सर पे खड़ी परेशान कह रही थी, कुछ देर आराम कर लो, शाम को डॉक्टर वस्ती को घर बुलाकर बात कर लेंगे। एक कागज़ दराज से निकाल कर वो उसे जेब में अड़सता उठा। मेरे बाप की मौत उसने मजाक बनाकर रख दिया और अब कहती हैं मैं आराम कर लूँ? ऐसे चीख कर बोला था कि जवाहरात चुप रह गई। क्या हुआ भाई? नौशरवान चौंका था। हम डॉक्टर वस्ती की तरफ जा रहे हैं, लिबास बदलो, सख्ती से कहकर फ़ोन पे कॉल मिलाने लगा। नौशरवान ने बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। जवाहरात ने इस बात में सर को जुम्बिश दी। रईस, तुम पहुँचे नहीं अब तक? वो अब फ़ोन पे किसी से कह रहा था। माहौल का तनाव हर गुजरते पल बढ़ता जा रहा था। कारदार्स को वहीं छोड़कर सब्ज़ा अबूर करके नेक्सी के अंदर आया तो वो दोपहर के बावजूद मौसम के बायस अंदर अंधेरा था और ट्यूबलाइट चली थी। किचन की गोल मेज़ के गिर्द नुदरत बैठी मटर छील रही थी और हुनैन साथ में मूंगफली के शापर से मूंगफलियाँ निकाल निकाल कर खा रही थी। 1000 दफ़ा कहा है, छिलके उसी शापर में साफ मूंगफली के साथ मत फेंका करो। उसके मुसलसल छिलके अंदर फेंकने में नुदरत ने टोका। हना सर हिलाकर अब छिलके मेज़ पे रखने लगी। नुदरत को फिर से ताव आया। हुनैन, कोई तमीज़ है तुम में? दूसरों की बेटियां देखी हैं सुगड़ सलीका शार काम कर तो क्या क्या नहीं होती। तुम कब सीखोगी? अम्मी, पहली बात मामू के ना होने का गुस्सा मुझ पे ना निकाले। दूसरी बात मुंह में मूंगफली डालते चबाते चबाते से उसको देखकर संजीदगी से कहने लगी, दूसरों की बेटियां मेरी तरह पढ़ाई में अच्छी और कंप्यूटर जीनियस नहीं होती। लड़कियों के काम कंप्यूटर्स नहीं आते। यार अम्मी, मैं ना सिलाई कढ़ाई कर सकती हूँ, ना मुझे 10 किस्म की चटनियाँ बनानी आती हैं। मुझसे ना आप सुगड़पन की तो को छोड़ दें। मूंगफली फांकते बहुत अदब से इतला दी। तुम्हें लगता है सुगड़पन इस 10 किस्म की चटनियाँ बनाने वाली और सिलाई कढ़ाई करने का नाम है? आवाज़ में ना चौंकी, गर्दन मोड़ कर देखा। बड़े अब्बा व्हील चेयर घसीटते उधर आ रहे थे।
चेहरे पे नर्म मुस्कुराहट थी। नुसरत उठकर चूल्हे की तरफ चली गई। फारिस के जिक्र पे वो संजीदा हो गई थी। हाँ ना, वही होती हैं ना सुघड़ लड़कियाँ, जो डाइजेस्ट की कहानियों में घर के बने कबाब समोसे तलकर मेहमानों के सामने रखती हैं और साथ में घर की बनी चटनियाँ और फलां टाँके से कढ़ाई शुदा मेज़पोश बिछाती हैं। वो मज़े से बताकर हंसने लगी। अब्बा नहीं हंसे। वो सुगड़ नहीं होती, वो टैलेंटेड होती हैं। ये तो टैलेंट्स हैं, मगर सुगड़ापा उसका नाम नहीं होता। इससे पहले कि दादा हुजूर आप मुझे बताएं कि मैं फोड़ हूँ, मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी साहबजादी को भी वकालत के अलावा कुछ नहीं आता। न वो खाना बनाती हैं, ना सिलाई कढ़ाई कर सकती हैं। मुदाफ़ियाना अंदाज में इतला दी। बिल्कुल, जुमर को कुकिंग नहीं करनी आती। तुम्हें तो 2-4 अनवाव इकसाम की डिशेस बनानी आती हैं, उसे वो भी नहीं आती। सादा रोटी चावल और 2 एक सालन के अलावा उसे कुछ नहीं बनाना आता। सिलाई कढ़ाई तो उसने कभी हाथ तक नहीं लगाया, मगर फिर भी है ना, वो फोड़ नहीं है। सोचो क्यों? क्यों? क्योंकि आप इस वक्त मुझे नसीहत करने के मूड में हैं। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। नहीं, क्योंकि तुम्हें फोड़ की असल तारीफ नहीं मालूम। हना ने आंखें तीखी करके आबरू उठाए। फोड़ वही होती है जो 10 किस्म की चटनियाँ ना बना सके, मेज़पोश और टकोजी पे कढ़ाई ना कर सके। हरगिज़ नहीं, फोड़ वो लड़की होती है जो साफ़ सुथरी ना हो और जो ऑर्गेनाइज्ड ना हो। उन्होंने कंधे झटकर अपनी तरफ इशारा किया। मैं तो साफ़ सुथरी बैठी हूँ बा। उसके कपड़े वाकई साफ़ इस्त्रीशुदा थे। बाल भी सलीके से फ्रंट चुट्टी में गोंदे थे। मुंह भी धुला निखरा निखरा था। फोड़ का दायरा एक लड़की के उसके घर से ताल्लुक़ रखने के गिर्द फैला होता है। फोड़ लड़की वो होती है जिसके बाथरूम का टूथब्रश वाला कप अंदर से साफ़ ना हो, जिसकी किचन कैबिनेट की ऊपर सतह पर ग्रीस की तहें जमी हों, जिसके पर्दों की राड के अंदरूनी तरफ जाले हों, जिनके किचन सिंक की नल वाली दीवार साफ ना हो। और बताऊं, या पहले तुम यही चीज़ें चेक कराओ, क्योंकि तुम्हारी अम्मी बहुत सलीकामंद और सुगड़ हैं, मगर पिछले 3 हफ्ते से फारिस की गिरफ्तारी की वजह से वो घर पे तवज्जो नहीं दे पा रही हैं, तो ये चीज़ें तुम्हारी जिम्मेदारी में आती हैं। जाओ चेक करके आओ। वो धीमी आवाज़ में कह रहे थे। उन्होंने मूंगफली का लिफाफा परे धकेला और चमक कर उनको देखा। सफाई सदाकत करता है, ज़रा रुकी। ठीक है, अम्मी अब पहले की तरह सर पे खड़ी होकर नहीं करवाती सफाई, मगर मेरा बाथरूम और हमारा किचन चमक रहा होता है हमेशा। कुर्सी धकेल कर उठी और यूट्यूब रोड्स वाले दुख से अब्बा को देखती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पहले अपना बेडरूम देखा, साफ सुथरा पड़ा था। तमानियत का एहसास हुआ। पर्दे हटाए और अंदरूनी राड्स देखे। दिल एकदम धक से रह गया। जाले, मगर बड़े अब्बा तो कभी ऊपर नहीं आए। बाथरूम में आई। ताज़ा ताज़ा धुलाई हुई थी, फिनाइल की खुशबू, साफ फ्लश चमकता बाथरूम। ज़रा खुश हुई, फिर टूथब्रश का होल्डर से निकाला और अंदर झांका। यख थू कराह कर सिंक में फेंका। अंदर से पीला पानी जमा था। उफ, सबकी ये जगह मैली होती हैं। अच्छा, खुद को तसल्ली दी। फिर जल्दी से जुमर के कमरे में आई। चुपके से पर्दे हटाए। साफ रॉड्स। बाथरूम में टूथब्रश कप में झांका। अंदर से निखरा साफ सुथरा कप। हैं, वो जज़्बज़ हुई। सारा घर सदाकत साफ करता था, फिर फ़र्क क्यों? उसने जुमर की अलमारियाँ खोली, दराज निकाल कर देखे। हर शय सलीके से तहशुदा रखी थी। एक उसकी अलमारी खोलने पे कपड़े बाहर को क्यों उबलते थे? दराज क्यों ज़लज़ले के बाद के इलाके की तरह लगते थे? अब्बा पीना। धप धप करती नीचे आई और कफ़ी से उनके सामने बैठी। उन्होंने मुस्कुराकर इत्मीनान से उसे देखा। कितनी चटनियाँ और मुरब्बे मिले मेरी बड़ी बेटी की अलमारियों से मेरी छोटी बेटी को? उन्होंने सादगी से सवाल किया। देखें, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी में। फिर मुझे ना इतना टाइम मिलता है, ना मौका कि घर के काम करूँ। अब्बा राजदारी से उसके करीब हुए और आहिस्ता से बोले, सारी सुस्त निकम्मी और बोर लड़कियाँ यही कहती हैं। हना ने शदीद नाराज़गी से उनको देखा और वो अब व्हील चेयर मोड़ रहे थे। इस तारीख से दोपहर डॉक्टर वस्ती, जो सरकारी अस्पताल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, अस्पताल के पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे थे कि एक स्याह शीशों वाली कार उनके सामने रुकी और 2 सूट में मलबूस अफराद बाहर निकले। आपके घर पे हाशिम करदार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और कार का दरवाज़ा खोला, गोया अंदर बैठने का इशारा हो। डॉक्टर वस्ती का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ने लगा। जिस वक्त वो इन अफराद के हमरा अपने ही घर में किसी यरगमाल की तरह दाखिल हुए, सामने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला था और बड़े सोफे पे हाशिम करदार विराजमान नजर आ रहा था। ग्रे सूट में मलबूस, टांग पे टांग जमाए, 2 उंगलियों में खुश्क सिगार
घुमा रहा था। सामने मेज़ पे डॉक्टर वास्ती के सिगार का डिब्बा खुला पड़ा था। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जिस तरह वो सुलगती पुरतपिश नज़रें उस पर गाड़िए बोला था, उसके कदम सुस्त हुए। साथ जवाहरात बैठी थी, स्याह लंबी कफ्तान शर्ट और सफ़ेद नाइट्स में सीधे भूरे बाल चेहरे के एक तरफ गिराए और लबों पे सुर्ख लिपस्टिक लगी थी। वो भी उनको उन्हीं तपती नज़रों से देख रही थी। कोने में नौशेवान घुटने में लाए बिल्कुल खामोश चल बैठा था। वो ढीले कदमों से चलते सामने आए। रईस नामी सूट में मलबूस ऊंचे लंबे मर्द ने एक कुर्सी पटखने के अंदाज में हाशिम और जवाहरात के मुकाबिल रखी और उन्हें कंधे से पकड़कर गोया उस पर धकेला। फिर तमाम गार्ड्स बाहर चले गए। हाशिम, क्या हुआ? आप लोग इतने? डॉक्टर वास्ती ने बोलने की कोशिश की, मगर हाशिम एकदम उठा, एक कागज़ उसके सामने पटका। ये वो बकवास है जो मेरे बाप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे तुमने लिखी थी। गुस्से से वो घुराते हुए उसके सामने मेज़ के किनारे पे आ बैठा। अब मुझे बताओ, मेरा बाप कैसे मरा था? किसने मारा है मेरे बाप को? बोलो। एकदम उनका कॉलर पकड़ कर झटका तो डॉक्टर वास्ती हक्का बक्का रह गई। हाशिम, तुम क्या कर रहे हो? कारदार साहब की मौत गिरने के बायस हाशिम ने ज़ोर का तमाचा उसके मुंह पे चढ़ा था और इससे पहले कि गिरबान से पकड़कर उनको अपने सामने खड़ा करता, जवाहरात उठी और हाशिम के दोनों कंधों पे दबाव डालकर उसे थमने का कहा। शेरू अब भी शल गुमसुम बैठा था। हाशिम, तुम वापस बैठो, उनसे बात मैं करूँगी। वापस बैठो हाशिम, ये मेरा हुक्म है। वो जो गुस्से में पागल हो रहा था, जिसका बस नहीं चलता था कि डॉक्टर को दबोच कर मार ही डाले, वह मुश्किल उठा और सोफे तक गया, मगर बैठा नहीं। उसकी रंगत सुर्ख थी और हाथ कांप रहे थे। अब के जवाहरात उसी इत्मीनान से डॉक्टर वास्ती की तरफ मुतवज्जे हुई, जिनका चेहरा थप्पड़ के बायस दाएं जानिब को लुढ़क गया था और अब वो खांसते हुए संभलने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर वास्ती, मैं जवाहरात कारदार हूँ। गर्दन उठाऊँ और मुझे देखो, देखो कि मैं कौन हूँ, जवाहरात ने तहकम से कहा था। खांसते खांसते निकाहत ज़दा सुर्ख चेहरा उन्होंने उठाया, मलका को दिखा। उनके सामने खड़ी, बिल्कुल सामने के हाशिम अकब में छुप गया था। मैं जवाहरात हूँ, औरंगज़ेब कारदार की बीवी, हाशिम कारदार की माँ। मैं हूँ मालिक इस सारी एम्पायर की। सीने पे एक उंगली से दस्तक देती वो कह रही थी, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ, मैं हूँ मिल्का। शोलावार नज़रें डॉक्टर के चेहरे पे जमाई। वो अब उसकी कुर्सी के गिर्द गोल चक्कर में टहलते लगी थी। डॉक्टर वास्ती के एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। बार बार कुछ कहने को लब खोलते, फिर बेचारगी से बंद कर देते। इस वक्त डॉक्टर वास्ती, इस कमरे में सारी ताकत की मालिक मैं हूँ। यहाँ सब मेरे हुक्म पे चलते हैं, सब मेरे पाबंद हैं। और जो धोखा तुमने हमारे ख़ानदान को दिया है, वो दरअसल तुमने मुझे दिया है। घूम कर उनके सामने आती वो चबा चबा कर कह रही थी। हाशिम अभी तक बेपराग खड़ा गुस्से से ये सब देख रहा था। शेरू की नज़रें डॉक्टर के चेहरे पे जमी थीं और लब सलीके से सिले थे, मोहर बंद। इस वक्त अगर तुम्हें कोई सज़ा दे सकता है तो वो मैं हूँ। इस वक्त तुम्हें अगर कोई फना कर सकता है तो वो मैं हूँ। तुम्हारे ऊपर सिर्फ मैं कहर डाल सकती हूँ। उनके गिर चक्कर घूमते वो बुलंद आवाज़ में बोल रही थी और डॉक्टर वास्ती नम आंखों से सामने देख रहे थे। अगर इस वक्त तुम्हारे ख़ानदान को, तुम्हारी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर सकता है तो वो मैं हूँ। अगर इस वक्त तुम्हारी औलाद को तुम्हारे सामने लाकर कोई मार सकता है तो वो मैं हूँ। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। जहन्नुम भी मैं हूँ, कहर भी मैं हूँ। डॉक्टर ने पेशानी कब से रगड़ी, चेहरा झुका लिया। हाशिम सर झटक कर कुछ बड़बड़ाया था। जवाहरात इसी तरह तवाफ में घूमती बोल रही थी, और अगर इस वक्त तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो मैं हूँ। मम्मी, मैं इसको। हाशिम एकदम घुराने लगा, मगर जवाहरात ने सख्ती से उसे घूरते थम जाने का इशारा किया। वो बमुश्किल जब्त कर पाया। अगर इस वक्त तुम्हें कोई माफ़ कर सकता है तो वो भी मैं हूँ। तुम्हें सिर्फ मैं ही इस अज़ाब से निजात दिला सकती हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें अपने बेटे के कहर और अपने शोहर की रूह से बचा सकती हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारे ख़ानदान को इस वक्त इस शख्स से बचा सकती हूँ जिसके कहने पे तुमने रिपोर्ट बदली। सिर्फ मैं तुम्हारी ढाल बन सकती हूँ। ऊंचा ऊंचा बुलाने के अंदाज में कहती वो हनूज उनके गिर्द तवाफ कर रही थी। डॉक्टर ने दोनों हाथों में चेहरा गिरा लिया। मैं ही रहम हूँ, मैं ही मरहमत हूँ, मैं ही कब्र हूँ, मैं ही तुम्हारी खुदा हूँ इस वक्त। 7 चक्कर मुकम्मल हुए। वो अब उसके सामने मेज़ के किनारे पे आ टिकी और तनी गर्दन के साथ उनको देखा। अब मुझे बताओ, किसके कहने पे हमसे झूठ बोला था? डॉक्टर वास्ती ने चेहरा उठाया, सफ़ेद रंगर और नम आंखों से इस शेरनी को देखा, फिर पीछे खड़े हाशिम को, जिसका चेहरा अभी तक सुर्ख था। कर्नल खावर, बदिक्कत अल्फाज डॉक्टर वास्ती के लबों से निकले। आँख से एक आंसू भी टूट कर गिरा।
कर्नल खावर ने मुझे धमकाया था। मैंने डर के बायस अपने ख़ानदान की हिफाजत के लिए किया है ये सब। जवाहिरात के लबों से इत्मीनान अंगेज़ सांस निकली। गर्दन मज़ीद तन की। मुड़कर हाशिम को देखा, जिसने लम्हे भर को आंखें मीच लीं, फिर नढाल सा सोफे पर बैठ गया। कुछ देर को वो बिल्कुल लाजवाब हो गया था। किसी ने नहीं महसूस किया कि खामोशी से नौशेरवान उठकर बाहर चला गया था। हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो? कर्नल खावर हमारा वफादार मुलाजिम है। जवाहिरात अब बुलंद आवाज़ में डॉक्टर को मुखातिब कर रही थी। हाशिम भी चेहरा उठाकर देखने लगा। मैं सच कह रहा हूँ, उसने मुझे मारने की धमकी दी थी। वो बेचारगी से बोलते थे। क्या सबूत है उसका कि उसने तुम्हें धमकी दी थी? सबूत वो ठहरे, बारी बारी दोनों की सूरतें देखी। उसने काम होने के बाद मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तुमने वो पैसे रख लिए? जवाहिरात ने आंखें निकाली। मुझे माफ़ कर दें मिसेस करतार, मैं मजबूर था। मैं न रखता तो वो मुझ पर शक करता। मैं आपको नहीं बता सकता था। वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। जो तुम कह रहे हो उसकी मैं खुद तस्दीक करवाऊँगा, और अगर ये झूठ निकला तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। खैर, छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें अब भी नहीं। हाशिम तनफन करता वहाँ से निकल गया। जवाहिरात ने एक फातिहाना मगर आसूदा नज़र डॉक्टर पर डाली, जिन्होंने इस बात में सर को खाम दिया। फिर वो उसी एतमाद के साथ बाहर निकल गई। हम आंखें बंद करके उसकी बात नहीं मान सकते हाशिम, तुम तस्दीक करवाओ। बगैर तस्दीक के खबर को इल्ज़ाम देना, वो बाहर बड़े स्वभाव से कह रही थी, जब हाशिम ने तेज़ी से उनकी बात काटी। अगर आप उस वक्त मुझे बताती तो मैं देखता खबर मेरे नाक के नीचे ये सब कैसे करता है। मगर आपने मम्मी, लामती नज़रों से उसे देखते उसने सर झटका। आपने शादी को बताया, मगर मुझे नहीं। वो रुख मोड़ लिया। जवाहिरात बिल्कुल लाजवाब बैठी रह गई।